जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज थोड़ा सा अजीब तरीके से आपको लाइव लग रहा होगा ना कि आज पता नहीं अजय भारद्वाज जी अंशु पहलू किस स्टाइल में या किस तरीके से कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि स्टाफ के कुछ मेंबर ऐसे थे, कैमरामैन ऐसे थे सर, जिनकी आज अचानक तबीयत ख़राब हो गई और कल का गैप था तो आज तो लाइव आना था और आपको 2 दिन की खबरें बतानी थी। लेकिन अचानक फिर पता चला कि साहब उनकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, शो जारी रहना चाहिए, शो बंद नहीं होना चाहिए। तो मैं आज अकेला ही अपने हिसाब से इस लाइव को चला रहा हूँ और दिन भर की जो तमाम खबरें हैं ना वो आपको सुनाऊँगा। पहले मुझे ये बताइए, आप लोगों के पास मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि आज टेक्निकल इशू रहेगा सर। जब स्टाफ नहीं है, टीम नहीं है, तो थोड़ी सी परेशानी मुझे भी आएगी और थोड़ी सी आपको भी आएगी। अगर आपके पास मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो मैं फिर इस सिलसिले को आगे शुरू करूँगा। दिन भर की तमाम खबरें आपको बताऊँगा और जो कुछ भी है वो हलचल जो रही वो भी मैं आपको सुनाऊँगा। तो पहले तो आप शेयर करें, क्योंकि आज टीम नहीं है तो आज आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है सर। जिस तरह मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ, आपको भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। और जब आपकी वजह से मैं यहाँ नेहरू गार्डन में आकर के और लाइव कर सकता हूँ तो आप शेयर ज़रूर करना। आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, कुछ दर्शकों ने कहा कि बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अच्छा, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और शेयर करते हैं। सर, सियासी हलचल जो है ना राज्य स्तर पर, वो बहुत तेज़ी से और बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अपने अपने बयान हैं और हर नेता, हर विधायक आकर के अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहा है। लेकिन इन बयानबाजियों के बीच में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आम आदमी के मुद्दे और आम आदमी की जो समस्याएं हैं ना सर, वो कहीं ना कहीं दब करके रह गई। विधायक रामकेश मीणा के बयान ने काफ़ी हलचल पैदा की। दूसरे दिन भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके जवाब का, उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका जवाब दिया विधायक मुरलीलाल मीणा ने। और यही उठापटक इन दिनों राजस्थान की राजनीति में चल रही है। सचिन पायलट खामोश हैं और खामोश हैं अशोक गहलोत। लेकिन बोल वो रहे हैं जो शायद अपना धरातल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एक नया मुद्दा आया है और वो मुद्दा आया है जातिवाद का, कि साहब जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। सर, लोकतंत्र का इतिहास उठा करके अगर आप हिंदुस्तान का देखोगे ना, तो या तो पार्टियां ही जातिवाद के नाम पर बनी है। फिर किस जातिवाद की बात कर रहे हैं आप? किस जातिवाद की बात कर रहे हैं आप? दलितों के नाम से एक अलग पार्टी बन गई, हिंदुओं के नाम से एक अलग पार्टी बन गई, मुसलमानों के नाम से एक अलग पार्टी बन गई। राष्ट्र धर्म के नाम पर किसी ने कोई पार्टी का निर्माण नहीं किया। और आज आप कह रहे हैं कि साहब जातिवाद कर रहे हैं। और देखिए साहब, ये जनता है ना, इसको 70 साल से 75 साल से आप बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं और ये जनता वोट देती आ रही है। हमें आपकी जाति से, आपकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ जो है ना, उसको दूर करने के लिए आपको चुनता है। लेकिन आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लोगों को लड़ा रहे हैं, समाज को लड़ा रहे हैं, जातियों को लड़ा रहे हैं। और ये शाश्वत सत्य है। युवा पीढ़ी को ये समझना पड़ेगा। पांचना मुद्दा जो है उसको लेकर के भी कुछ वीडियो वायरल हुए थे इन दिनों। एक बात बताओ, जो मुद्दा 14 साल से चला आ रहा है, 14 साल से चेहरे बदल गए, सरकारें बदल गई, विधायक बदल गए, आज तक किसी ने कोई जन आंदोलन किया पांचना को लेकर के? नहीं किया। क्या आज से पहले किसी विधायक ने आकर के, जिस तरह अब वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्या अब से पहले किसी ने वीडियो वायरल किया? जनता के विकास के नाम पर या जनता के मुद्दों के नाम पर किसी विधायक ने या किसी सांसद ने कोई वीडियो वायरल किया? नहीं किया, क्योंकि वो तो आपको मुद्दे ही नहीं लगते। मुद्दे तो आपको वो लगते हैं जहां आपकी धरातल से ज़मीन खिसकती नजर आती है ना, तब आपको मुद्दे नजर आते हैं। ये सोचना पड़ेगा हर आदमी को।
21वीं सदी के हिंदुस्तान में आपने कदम रख लिया, मगर आज भी हम धर्म और जाति के नाम पर वोट देते आ रहे हैं। आज भी हम धर्म और जाति के नाम पर ही इन लोगों को चुनते आ रहे हैं। सर कुछ नहीं हो रहा, धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ाइयां लड़ रही हैं। किसी विधायक ने, किसी सांसद ने आज तक आकर के आम आदमी के मुद्दे क्यों नहीं उठाए? 14 साल से जो पाचना की नहरें सूखी पड़ी हैं और एक किसान जो है वो दर दर की ठोकर खा रहा है और ज़मीन जो है वो पानी की तलाश में है, तब आपको किसी को नज़र नहीं आता। हम नहीं जानते साहब कि सचिन जी ने क्या वादा किया था, हम नहीं जानते कि विधायक महोदय ने क्या वादा किया था। हम इतना जानते हैं कि 14 साल से मुद्दा वही है और आम आदमी की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। किसान की जाति होती है क्या? किसान किसान है। एक सरकार कह रही है हमको किसानों की आय बढ़ानी है। किस तरह बढ़ाना चाह रहे हो? आपने तो किसान को वोट बैंक समझ रखा है साहब। किसान के लिए लड़ कहाँ रहे हो आप? किसान की समस्याओं को सोच कहाँ रहे हो आप? समझ कहाँ रहे हो आप किसान की समस्याओं को? सब इसी तरह चलते आ रहे हैं, सब अपने अपने उल्लू सेकने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, इन लोगों के बहकावे में और इन लोगों की बातों में अगर अब भी आप लोग आए या हम लोग आए या आम आदमी आया तो इस देश का विकास नहीं हो सकता, नए मुद्दे नहीं हो सकते। बल्कि सच बात यह है कि अब वो वक्त है जब हमको इनसे सवाल करना पड़ेगा, हमें इनसे हिसाब लेना पड़ेगा। और 1 दिन या 2 साल का या 10 दिन का नहीं है सर, पूरे 75 साल का हिसाब लेना पड़ेगा साहब। क्या कर रहे थे आप 75 साल से? क्या किया आपने इस देश के लिए 75 साल से? कितने आगे हम बढ़े और आपकी सोच क्या है, ये सोचना पड़ेगा। मुद्दे बहुत हैं, सियासत इन दिनों बहुत गर्म है सर। और ना एक बात और बता दूं मैं आपको, राज्य स्तर पर ही नहीं, केंद्र स्तर पर भी तूफान है। वहाँ भी हलचल चली हुई है, वहाँ भी बदलाव हो सकते हैं, वहाँ भी नए चेहरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का ग्राफ गिरा है, कोई शक नहीं है इसमें। कोरोना के टाइम पर फर्स्ट फेज में मोदी सरकार ने शानदार काम किया, तो क्या सेकंड फेज में काम नहीं किया? काम किया। इन चीज़ों को बहुत तरीके से हमको सोचना पड़ेगा। काम तो फिर भी केंद्र सरकार ने ही किया है, लेकिन जो राज्य सरकारें पहले गाल बजा रही थी ना कि साहब केंद्र सरकार विफल रही, फर्स्ट फेज में ये रहा वे रहा, उसी को लेकर के मोदी जी ने इस सेकंड फेज में सारी जिम्मेदारी दे दी केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को कि अब करो आप अपने हिसाब से, लगाओ अपने हिसाब से लॉकडाउन, दो जनता को राहत। जनता को कोई राहत नहीं मिली है, कोई राहत नहीं मिली है सर। धरातल पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। और इस बारे में हर आम आदमी को सोचना पड़ेगा, हमको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, इस सोच से निकलना पड़ेगा कि कट्टरवाद की जो सोच है ना हमारी, मैं कट्टर इस पार्टी का हूँ, मैं कट्टर उस पार्टी का हूँ, मैं कट्टर इस पार्टी का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ। सर जब इनकी खुद की अपनी कोई कट्टरता नहीं रही तो आप और हम कौन हैं? बताइए आप। दिलीप भाई कह रहे हैं कि वसुंधरा ही करेगी विकास। अजय जी आप फुल कांग्रेस कट्टर हो, तो वसुंधरा तो बीजेपी की है। दिलीप भाई मैं कांग्रेस और बीजेपी का नहीं हूं सर, मैं आम आदमी का हूं। अगर यही कट्टरता रही ना हमारे अंदर, इसी का परिणाम है कि ये लोग 75 साल से 70 साल से हमको बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी और क्या कौन सी पार्टी है बताओ आप? आम आदमी की कोई पार्टी नहीं है सर। मेरे मुद्दे हैं, मेरा रोजगार है, मैं काम करूंगा तो मुझे 2 पैसे मिलेंगे, मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा। कोई पार्टी आपको कमा करके नहीं दे रही भाई साहब, आपके घर में निवाला नहीं दे रही है। अब समझो उस चीज को, हर पार्टी का यही कंडीशन है। राजनीतिक दल जो हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आम आदमी को सिर्फ वोट समझते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझते। बस मुद्दे जिंदा रहने चाहिए, मुद्दों को जिंदा रखो, वोट तो उसी से मिलोगे। वोट मिलेगा काहे से? वैसे तो मिलेगा। ये प्रॉब्लम है।
तो इन चीज़ों से बाहर निकलो। और मेरी जनता से हमेशा एक ही अपील रही है, मैं आम आदमी से एक ही बात कहता हूँ, सर हमें अधिकार है, हमें इनसे सवाल करना पड़ेगा, हमें इनसे हिसाब लेना पड़ेगा एक एक पाई का। सर आप क्या कर रहे हो हमें बताइए, कितने करोड़ रुपए का बजट बनता है, किस चीज़ में कितना खर्च हो रहा है। एसीबी रोज कार्रवाइयाँ कर रही है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पा रहा? ब्यूरोक्रेट्स को काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगी इसमें? आम आदमी है, मेरा दर्द है, मेरी तकलीफ है और वो इनको सुननी पड़ेगी। मैं चुनता इसलिए हूं ताकि ये मेरे मुद्दों को आकर के और वहां उठाएं ना। क्या काम है? मुझे मेरी कुर्सी बचानी है बस। आए, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बस अपना जो राग अलापना था अलाप दिया। शुक्र मनाओ कि तुम इस हिंदुस्तान में हो और तुमको आज़ादी है कि तुम जो चाहो ना वो बोल सकते हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है साहब कि आए और कुछ भी बोल दिया। लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, तो लोगों ने आपको चुना है। सोच समझ करके एक एक शब्द को बोलिए कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा। क्या हम लोगों में जातिवाद नहीं फैला रहे? क्या हम लोगों में आपस में वैमनस्यता नहीं फैला रहे? फैला रहे हैं। और ये जो गंदा खेल खेल रहे हैं ना, ये हमारे राजनेता खेल रहे हैं। कोई नहीं खेल रहा, ये सिर्फ हमारे राजनेता खेल रहे हैं। जातियों को, धर्म को आधार बना करके और इसी तरह लोगों के साथ में किया जा रहा है बरसों से। वरना गांव में तो आप आज भी जा करके देख लो, दिवाली हिंदू भी मनाता है और दिवाली मुसलमान भी मनाता है। ये थे हमारे संस्कार भाई साहब। ये जो जहर घोला है ना, ये इन लोगों ने घोला है। एक जाति के नाम पर एक पार्टी बन गई, दूसरी जाति के नाम पर दूसरी पार्टी बन गई, एक धर्म के नाम पर एक पार्टी बन गई, दूसरे धर्म के नाम पर दूसरी पार्टी बन गई। तुम उसको वोट देना, मैं इसको वोट दूंगा, मैं इसका भला करूंगा, तुम उसका भला करना, और भला किसी का नहीं हो रहा, किसी का भला नहीं हो रहा सर। धरातल पर सच्चाई कुछ और है और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। और बहुत कुछ अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान की सियासत में भी बहुत कुछ बदलेगा और केंद्र की जो सियासत है ना, उसमें भी बहुत कुछ बदलेगा। नए चेहरे आएंगे, नई सोच और नई विचारधाराएं आएंगी। आम आदमी को सोचना पड़ेगा मुझे क्या करना है। ना आप बेरोजगारों की सुन पा रहे हैं, ना आप किसानों की सुन पा रहे हैं। आपके पास में कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपके पास में कोई सिस्टम ही नहीं है, आपके पास में कोई प्लानिंग ही नहीं है। सही पूछो तो स्कूलों की ड्रेसों के रंग बदलने से शिक्षाएं नहीं बदला करती, साइकिलों के कलर बदलने से लोगों की समस्याएं सॉल्व नहीं होती साहब। जाकर के देखो आम आदमी का दर्द क्या है, किस तरह की पॉलिसियां हमको बनानी है, उनका इम्पैक्ट है क्या। एसी कमरों में बैठ करके फाइलें बना दी जाती हैं, योजनाएं बना दी जाती हैं, मगर क्या वो इनफील्ड एग्जीक्यूट हो रही हैं? नहीं हो रही हैं, नहीं हो पा रही हैं साहब। सिर्फ आप अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं सोच पा रहे आप। तो ये मेरी अपनी बात थी साहब जो मैंने आपसे कही, और ये इन दिनों चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि सियासी हलचल जो है वो गर्म है, तापमान बिल्कुल परवान पर है। देखते हैं क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ होता है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं साहब कि आम आदमी के हित को ध्यान में रखते हुए ये सरकारें अच्छा डिसीजन लें और आम आदमी को 2 वक्त का निवाला सुकून से मिले, उसे सुरक्षा मिले, उसके बच्चों को स्वास्थ्य मिले, उसके बच्चों को शिक्षा मिले और युवाओं को रोजगार मिले। तब लगेगा कि हाँ ये है असली लोकतंत्र। वरना गाल बजाते रहो साहब, और ये सिलसिला जो 70 साल 75 साल से चलता आ रहा ना, वो तो इसी तरह चलता रहेगा। और विकल्प ही क्या है हमारे पास में? अब राज्य स्तर की बड़ी खबरों को मैं आपको बताता हूँ, लेकिन शर्त वही है और गुजारिश है सर, शर्त नहीं है। शेयर ज़रूर करना। आज अकेला मैं यहाँ से आपको लाइव कर रहा हूँ, कोई टेक्निकल टीम नहीं है, आज कोई कैमरामैन मेरे साथ में नहीं है, लेकिन मुझे करना था, मेरे लोगों से जुड़ना था क्योंकि कल का गैप था। चलिए राज्य स्तर की बड़ी खबरों में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हाँ, एक इशू आया था कि साहब रीट की एग्ज़ाम जो 26 सितंबर को की है, तो उसका क्लियर हो ही गया कि जो लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम थी वो जो 26 वाली थी उसको अब हटा करके और 6 तक बढ़ा दिया। पहले वो 5 तक थी, अब जो कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम है उसको
6 तारीख तक कर दिया गया है। यानी रीट की एग्ज़ाम में कोई तब्दीली नहीं हुई है, वो 26 सितंबर को ही होगी। राजी खुशी हो जाए और लोगों को रोज़गार मिल जाए, युवाओं को रोज़गार मिल जाए साहब, इससे अच्छी बात क्या है। पद भी बढ़ाएँ हैं अब उसमें, ये और बता दूं मैं आपको, उसमें कुछ पद भी बढ़ाएँ तो अच्छी बात है। अगर पद बढ़ाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले साहब, तो कहना ही क्या। तो ये बात है। और प्रदेश में कल से सभी बायोलॉजिकल पार्क और जितने भी चिड़ियाघर हैं उनको खोलने की इजाज़त सरकार ने दे दी है। हमारा रणथंभौर पार्क जो है वो भी कल से खुल जाएगा और सरिस्का का जो वन अभ्यारण्य है वो भी कल से खुल जाएगा। तो पर्यटक वहाँ आ जा सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोरोना की हम बात करें कि कोरोना की सर क्या स्टेज है, देखिए कोरोना बिल्कुल तेज़ी से अब नीचे की तरफ जा रहा है। आज पूरे प्रदेश भर में केवल 147 केस आए हैं, 147 केस आज आए हैं और मौत कोई नहीं हुई है। ये पहली बार हुआ है ऐसा कि मौत कोई नहीं हुई है। और एक्टिव केसों की अगर बात करें तो 2019 केस हैं और सबसे ज़्यादा जो पहले जयपुर में सबसे ज़्यादा आ रहे थे, अब वो अलवर में सबसे ज़्यादा हैं, 58 केस। जयपुर की अगर बात करें तो सिर्फ 14 केस ही आए हैं। तो वो बात है। ये प्रदेश भर की बड़ी खबरें थी। प्रदेश में और भी बहुत कुछ हलचल होने वाली है। हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कुछ अच्छी योजनाएं भी गहलोत सरकार ने चालू की है, लेकिन वो धरातल पर नज़र नहीं आ रही सर। चिरंजीवी योजना शुरू हुई है, उससे पहले ही उसके बारे में शिकायत आने लग गई। हकीकत है प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो अगर इस तरह का कोई इशू है तो राज्य सरकार से हमारी अपील है, प्लीज़ उसको सॉल्व करें। आप जा करके देखो तो सही कि गड़बड़ है कहाँ। तेजी से अब कोरोना का संक्रमण जब कम होता जा रहा है तो कोचिंग संस्थान वालों का अपना दर्द है, स्कूल वालों का अपना दर्द है। अच्छा, कमेटी का जो गठन किया था उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर के, 10वीं 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं थी उनको लेकर के, तो अब उसका भी सामने आ गया कमेटी ने। अब उसमें भी डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड ऐसे हैं कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि साहब सेकेंड ईयर की और फाइनल ईयर की तो एग्ज़ाम होगी, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि साहब उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। रेशो जो है वो भी आंकड़े में है, वो भी जारी कर दिए कि साहब किस तरीके से बच्चों का जो परीक्षा परिणाम है वो आएगा। तो कुल मिलाकर के यह है, स्कूल और कोचिंग को भी एक निश्चित गाइडलाइन के साथ में खोला जाए, क्योंकि बच्चों की मानसिक स्थिति जो है ना वो ठीक नहीं है। बम्पर भर्तियां तो आप निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आपको याद है कि पिछले 1.5 साल से बच्चों की मानसिक स्थिति पर कितना बुरा फर्क पड़ा है, आर्थिक स्थिति पर कितना फर्क पड़ा है, सबको पता है। तो क्या सरकारों को पता नहीं है? पता तो है, मगर समस्या ये है साहब कि पहले हमारी कुर्सी तो बचे। राहत तो जब देंगे ना हम आम आदमी को कि पहले हमारी कुर्सी तो बचे, वो तो उसमें लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास में जो इस समय कमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं बिजली विभाग के बारे में। आपको हर सच्चाई मैंने बताई है। रात को 11 बजे भी मैं एक्शन ऑफिस में पहुंचा और मैंने देखा है कि वहाँ जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर क्या क्या हालात है। सर एक बात हमेशा याद रखना, अगर कैप्टन अच्छा नहीं है ना तो टीम भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। आप कितने बड़े बड़े दावे कर लें और ये मानना पड़ेगा आपको। हटा दीजिए कि मैं 2 मिनट के लिए एक पत्रकार हूँ, मुझे एक आम आदमी के रूप में अगर आप सुनेंगे ना तो आपको ये मानना पड़ेगा कि पिछली सरकार जो थी उसमें बिजली की व्यवस्था बहुत शानदार थी, कोई शक नहीं है। ये सरकार जब से आई है बिजली की कटौती उसी दिन से शुरू हुई। ये सच बात है, फैक्ट है सर। ये केवल गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप कमेंट में कर दें कि अजय जी आप बीजेपी का या कांग्रेस का, सॉरी सर, कोई बीजेपी और कांग्रेस नहीं करेगी। जो सच है उसको स्वीकार करना सीखो, इतनी हिम्मत होनी चाहिए आप में। अगर बिजली का प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा तो सरकार आकर के सामने क्यों नहीं कहती उसको? ये व्यवस्थाएं करना सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, कई बार लोग कहते हैं कि साहब आप कांग्रेस की, नहीं सर, जो सत्ता में होगा सवाल तो उसी से किए जाएंगे ना। जो सत्ता में है ही नहीं उससे सवाल करने से फ़ायदा क्या है? क्यों करें हम उससे सवाल? भाई उसने अगर अच्छा काम नहीं किया तभी तो जनता ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन पर भरोसा था तब जनता ने इनको चुना। तो 2 साल निकल गए साहब,
बताइए तो सही आप हमको कि हो क्या रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं सर अंदर की जो आम आदमी को पता नहीं है। मैं आपको एक बात और बताऊं, मुझे अब शायद अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि पिछले कार्यकाल में गंगापुर सिटी में जिला दवा वितरण केंद्र की स्थापना की गई थी कोड़ीपाड़े में। बिल्डिंग भी बनी थी उसकी। कहाँ है वो दवा वितरण केंद्र? दवाइयाँ तो आज भी माधोपुर से लेकर के आनी पड़ती हैं, मुफ्त दवाइयाँ। जांचों की अगर आप बात करते हो, गंगापुर सिटी में पिछले 2 साल से हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की स्थिति नहीं सुधरी है। 1-1 महीने का टाइम मिल रहा है मरीजों को। करोड़ों रुपए भामाशाह ने दिए हैं साहब। लगभग 600 करोड़ रुपए तो अभी आपने विधायक कोष जो है ना, दवाइयों के नाम पर, वैक्सीनेशन के नाम पर, वो गहलोत सरकार ने इकट्ठे किए हैं और अभी कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेंगे। करो, हम देखेंगे कहाँ कैसे खर्च करते हो। लेकिन आम आदमी सवाल नहीं करता, चाहे ये सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बिना पूछे सब्सिडी बंद कर दी केंद्र की सरकार ने गैस सिलेंडरों की। क्यों साहब? वजह क्या थी ये तो बता दो। और केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर चुप है, आज मौन है कि साहब हमने तो इनको अपने नियंत्रण से मुक्त कर दिया। ये कह करके आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हो क्या? आम आदमी रो रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और केंद्र सरकार अगर ये कह करके पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है कि साहब हमने तो इसको नियंत्रण से मुक्त कर दिया। सॉरी सर, ये देश भी आपका है और ये जनता आपकी है। सोचना आप ही को पड़ेगा, कदम तो आप ही को उठाना पड़ेगा ना। जनता तो आप ही से कहेगी। जो केंद्र स्तर के फैसले हैं वो केंद्र सरकार को करने पड़ेंगे और जो राज्य स्तर के फैसले हैं वो राज्य सरकार को करने पड़ेंगे और आम आदमी के हित में करने पड़ेंगे। सवाल तो बनता है, सवाल चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, सवाल तो पूछना पड़ेगा हमको इन लोगों से। तो ये बात है, राज्य स्तर की ये बड़ी खबरें थी। अब हम चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ नई खबरें आई है। कामा से एक खबर आई है, पंचायत समिति के जो वीडियो हैं के जयमन साहब, उन्होंने आज 2 विकास अधिकारियों को निलंबित कर दिया। निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि लंबे समय से उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ऑडिट के लिए आप अपना रिकॉर्ड उपलब्ध करवाइए, मगर वो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रहे थे, कार्य में लापरवाही कर रहे थे और इसके चलते उन दोनों को निलंबित कर दिया। अब उनका मुख्यालय होगा कामा पंचायत समिति, जहां उनको उपस्थिति देनी है। ये कौन है मैं आपको बता देता हूं। भोलखेड़ा के ग्राम विकास अधिकारी इंदर सिंह और ग्राम पंचायत छिचरवाड़ी के लोकेश मीणा, इन दोनों को ही कार्य में लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ये आज भरतपुर के दौरे पर रहे, भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, आमजन से मुलाकात की और कृषि कानूनों को लेकर के अपने बयान दिए। कैलाश चौधरी ने कहा कि पिछले 70 साल में पहली बार इन कृषि कानूनों के बनने से असली आज़ादी किसान को अब मिली है। कृषि कानूनों को लेकर के एक वर्ग ऐसा है जो लगातार बैठा हुआ है धरने पर। हमने भी कई बार खबरें बताई हैं। कई दर्शकों ने कहा कि साहब अजय जी आप बोलते नहीं है कृषि कानूनों के ऊपर। जो दर्शक रेगुलर हमें देखते आ रहे हैं ना, उनको पता होगा कि कृषि कानूनों पर तो एक बार मैंने डिबेट भी करवाई थी यहाँ। और जो बन रहे थे ना कृषि कानूनों के मसीहा, उनको खुद को नॉलेज नहीं थी कि इन कृषि कानूनों की असलियत है क्या। हमारे देश की सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम कान के बड़े कच्चे हैं, बहुत कच्चे हैं साहब, और रायचंदों की कमी नहीं है। कानून लागू नहीं होता ना, उससे पहले तो हम उसके प्लस और माइनस निकाल लेते हैं। हमेशा याद रखिए सर, चाहे कानून केंद्र में सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी और की हो, पूरा, और तब उन कानूनों को बनाया जाता है। कृषि कानून लागू नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस पर अभी रोक लगा रखी है एग्जीक्यूट करने पर, लेकिन इसकी खामियों को लेकर के जब केंद्र सरकार बड़े दावे ये कर रही है कि ना तो इसमें किसी की 1 इंच ज़मीन जाएगी, ना किसान को कोई नुकसान होगा, तो फिर परेशानी क्या है? अगर आप सिर्फ एक ही बात पर अड़े हो कि नहीं वापस ले लो, आप तो 11 बार वार्ता हो चुकी है अब तक, और केंद्र सरकार ने हमेशा ये कहा है कि अगर कहीं गड़बड़ है, आपको कहीं गलत लग रहा है, कहीं संशोधन की गुंजाइश है, तो केंद्र सरकार
कानूनों में संशोधन करने को तैयार है। फिर क्या है इशू, क्या है इशू? एक है ना मूंछों का सवाल, है ना, जिनको अपनी राजनीति चमकानी है, जिनको अपनी नेतागिरी चमकानी है, वो बैठे हैं वहां। उनकी सच्चाई क्या है वो भी निकल करके सामने आ रही है। बात करने से बात बनती है साहब, संवाद करो, डायलॉग करो, अपनी बात है वो सामने रखो, सरकार की भी सुनो। ये देश लोकतंत्र से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। अच्छा बुरा सबका विश्लेषण करके और उसके बाद कुछ बनता है साहब, ऐसे थोड़ी है इतना आसान। लोग तो पीठ पीछे सबको गाली देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी बुरा हो गया, वो कानून गलत हो गया। आने तो दो, इम्पैक्ट तो देखो। आने वाले दिनों में सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाएगी, उसको भी लेकर के भी हंगामा होगा, होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अभी मैंने आजकल में ही शायद कहीं पढ़ा था, मैं भूल गया, शायद मणिपुर के वो मंत्री हैं जिन्होंने प्रचार कर रखा है साहब 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करो। क्यों भाई साहब? अगर राज्य में, देश में जनसंख्या नियंत्रण बन जाए, कानून बन जाए, तो बुराई क्या है? एक इतनी तेजी से जब हम आबादी बढ़ा रहे हैं तो इनके लिए सुविधाएं कहां से लाओगे आप? कैसे सुधारोगे इन चीज़ों को? चिल्लाए थे ना, मरे थे ना लोग ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन थी, अचानक कोई बीमारी आई, है ना, और हमारे पास सुविधाएं उतनी नहीं थी। इतने लोगों को रोजगार कहां से लाओगे? इतने लोगों को शिक्षा कहां से उपलब्ध करवाओगे? इतने लोगों के लिए घर कहां से लाओगे? ये ज़मीन रबड़ की तरह बढ़ती नहीं है साहब। कृषि की ज़मीनें जो है ना, खेती की ज़मीनें घटती जा रही हैं। जिनके पास में पहले 100-100, 150-150 बीघे के रकबे हुआ करते थे ना, वो देखना आप आज भाइयों में बट करके 5-5 बीघे के रह गए। कहां से लाओगे आप ज़मीनें? मल्टी स्टोर बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, मॉल बनते जा रहे हैं। कल मेरे पास किसी ने एक लेख भेजा था सर कि आने वाले दिनों में दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। ये जो गाड़ियां चलती हैं ना सड़कों पर, ये ड्राइवरलेस हो जाएंगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से आधुनिक दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं हम। लेकिन ये याद रखना सर, ये जितनी सुविधाएं आ रही हैं ना, ये आगे आने वाले समय में विनाश को भी लेकर के आएंगी, बिल्कुल लेकर के आएंगी। इतना आसान नहीं है सर। प्रकृति को चुनना, प्रकृति को चैलेंज करना, प्रकृति को दुत्कारना, प्रकृति को ललकारना इतना आसान नहीं है। कितना लड़ोगे प्रकृति से आप? पेड़ों को काटे जा रहे हो, जंगलों को काटे जा रहे हो, है ना। एक घर है, 5 सदस्य हैं, 5 पर अलग अलग गाड़ियां हैं, 5 अलग अलग डीजल फूंकते हैं और 5 अलग अलग प्रदूषण भी फैला रहे हैं। यही तो हो रहा है। और हो क्या रहा है? मगर ये नहीं कहोगे, है ना, सरकार इनको लेकर के प्लानिंग नहीं करती। आज मैंने पढ़ा था गंगापुर सिटी नगर परिषद के लिए 2035 तक का मास्टर प्लान आ गया। जो पिछला मास्टर प्लान था वो ख़त्म हो गया साहब। क्या पाया उस मास्टर प्लान में? उसका हिसाब तो दे दो। नगर परिषद के पिछले मास्टर प्लान में आपने जो जो टारगेट सेट करे थे, क्या उनको अचीव कर लिया? कर लिया क्या? नहीं कर पाए। और नया मास्टर प्लान आ गया 2035 तक का। क्या बनाओगे? बता तो दो इसे आम जनता को। सड़कों की दशा आप पर नहीं सुधर रही, कंपनियां आपकी काम नहीं कर रही है, रोड लाइट वालों के पास में बजट नहीं आ रहा है, और फिर कह रहे होंगे मास्टर प्लान बनाएंगे हम। ग्रामीण जनता को पानी उपलब्ध आप नहीं करवा पा रहे हो, शहर में पानी का प्रेशर आप नहीं दे पा रहे हो, पानी जगह जगह लीकेज हो रहा है, जल संरक्षण की बातें कर रहे हो। कमाल है साहब, है ना। डबल स्टैंडर्ड की बातें, पानी बचाओ। आम आदमी बर्बाद पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा, तुम्हारी सरकारें बर्बाद कर रही हैं, तुम्हारा तो प्रशासन बर्बाद कर रहा है। फिर अपराध थमने का नाम ले रहे, क्योंकि पुलिस को आप हैंड फ्री नहीं कर रहे। पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार आप पर खत्म नहीं हो पा रहा है। इन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा। मास्टर प्लान मत बनाओ, नहीं है ज़रूरत मास्टर प्लान की। स्कूलों की ड्रेस मत बदलो, इनकी ज़रूरत नहीं है। हाथियों की मूर्तियां मत बदलाओ, इनकी ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े स्मारक मत बनाओ, इनकी ज़रूरत नहीं है। युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़रूरत है,
इन पर खर्च करो साहब। दुनिया के और देशों से कुछ ना कुछ उदाहरण तो सीखो, कुछ तो उनसे शिक्षा लो। कौन सा देश किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च कर रहा है। अब वही बात आई फिर कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। यार अजय जी आप तो ज़्यादा बोलते हो यार, क्या करें साहब, बोलना तो पड़ेगा। इनके कानों में नगाड़े तभी बजते हैं यार, क्या करें हम भी। मीडिया है, आपने दे दिया, हमने छाप दिया, क्या सच है क्या झूठ है कोई विश्लेषण ही नहीं करता। किसी को अपना अखबार चलाना है, किसी को अपना चैनल चलाना है। ये काम मीडिया का नहीं है। मीडिया का काम ये है कि जनता को जागरूक करे और प्रशासन जो है उसको बताता रहे कि रियलिस्टिक स्थिति क्या है, धरातल पर हो क्या रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं। ये क्या है। भरतपुर की खबरें आपको बता रहा था। एसीबी लगातार एक्शन में, वो अपना काम लगातार करती जा रही हैं। और सॉरी बीच बीच में क्या कुछ फ़ोन आ जाते हैं, और दिन तो क्या हम डाइवर्ट कर देते। ठीक है चलिए। तो एसीबी ने आज कार्रवाई करते हुए और भरतपुर एफसीआई गोदाम के 2 अधिकारियों को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। और इनमें से एक तो जहाँ था टेक्निकल प्रबंधक और दूसरा उसका सहायक है। इन लोगों ने 2 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से जो गेहूं की खरीद हुई थी ना उसमें मांगा था। बताओ 2 रुपया में जान दे दी। हर कट्टा पे 2 रुपया हमको दे दो, है ना। और अच्छी तनख्वाह मिल रही होगी इनको, लेकिन क्या करें। इसके अलावा देखिए सेवर थाने का भी एक मामला आया है दुष्कर्म का, सेवर थाने से, और जिसमें 2 भाइयों ने एक नाबालिग को हवस का शिकार बनाया है। एक आरोपी आर्मी में नौकरी करता है और दोनों ही पीड़िता के पड़ोसी हैं। और उन्होंने पीड़िता की एक अश्लील वीडियो बनाया और पिछले 10 माह से डरा धमका करके उसके साथ में दुष्कर्म की इस घटना को ये अंजाम देते आ रहे हैं। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सेवर थाना पुलिस का ये मामला है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। क्राइम खूब आते हैं धौलपुर और भरतपुर से। तो धौलपुर की चंबल नदी में आज एक आईटीबीपी के जवान ने कूद करके और आत्महत्या करने का प्रयास किया। जवान को हायर सेंटर ले जाया गया घायल अवस्था में, जहां डॉक्टरों ने उसे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और ये आईटीबीपी का जवान था। कारण क्या था ये पुलिस की जांच का विषय ज़रूर है। सैंपऊ के पुटपुरा गांव के सिद्ध बाबा मंदिर पर कुछ श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनके साथ में हादसा हुआ कैथरी टोल पर, और टेम्पू जो था वो पलट गया। इसमें एक दंपत्ति के साथ में एक जो बालक था वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। धौलपुर से अगली खबर। विद्युत विभाग ने कार्रवाई करते हुए आज कंचनपुरा से डिस्कॉम ने 6 अवैध डीपी उठा ली। गौर करना खबर पर, 6 अवैध डीपी उठा ली। डीपियाँ लगी हुई थी 6, मगर अवैध थी। तो ये अवैध डीपीओं का बिजली विभाग को पता नहीं था। एक एक ट्रांसफार्मर की कीमत क्या है ये बिजली विभाग को अच्छी तरह पता है। जब आम आदमी बना के देता है ना एस्टीमेट, तब लाखों का बिल पकड़ा देते हैं उसको। और 6 डीपियाँ लगी हुई थी, तो क्या बिजली विभाग को पता नहीं था? सेटिंग का खेल है सर, सोचना तो पड़ेगा। 6 डीपियाँ उतारी हैं। ग्रामीणों ने टीम का घेराव करके और उन पर पथराव किया, जो गलत बात थी। और एएसआई पुरुषोत्तम ने पुलिस टीम के साथ में जाब्ते के साथ में पहुंच करके उन लोगों को वहां से खदेड़ा और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। लोग जो हैं हाई टेंशन तार लाइन में तार डाल करके और चोरी कर रहे थे, इस तरह का एक मामला था। आज बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा जो है उन्होंने स्कूटी वितरण समारोह में 16 छात्रों को स्कूटियों का वितरण किया। ये मामले भी बहुत अटके हुए हैं सर। स्कूटियों का मामला अटका हुआ है। देवनारायण योजना में जो छात्रवृत्ति है उसके मामले भी अटके हुए हैं, हमारे पास में कई बार आए हैं। तो राजस्थान सरकार से हमारी अपील है कि सर जो पुरानी फाइलें दब गई ना, थोड़ा सा खंगाल के देख लो एक बार, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। अब चलते हैं करौली की तरफ। हिंडौन पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आरोपियों से 3 देसी कट्टे और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं और अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच कर रही है। ये हिंडौन का मामला था। हिंडौन से एक मामला और आया है। हिंडौन के कोटरा डहर गाँव में आज फिर कोख कलंकित हुई है। पहले भी एक मामला आया था। दरअसल गांव के जंगलों में आज एक 9 महीने के नवजात का शव मिला है।
और दर्द भरी बात यह है सर कि उसके दोनों पैर कटे हुए थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची और शव को जब अपने कब्जे में लिया तो उसके दोनों पैर जो हैं वो कटे हुए थे और सदर पुलिस मौके पर पहुंची और मेडिकल बोर्ड ने उसका पोस्टमार्टम भी किया है। पुलिस अब उसकी जांच कर रही है। सवाई माधोपुर हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पर्यटकों के लिए कल से रणथंभौर अभियान खुल जाएगा और कल दोपहर बाद या 26 जून से ये पार्क खुल जाएगा। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू के चलते 27 जून को ये बंद रहेगा, क्योंकि आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है और फिर शनिवार 5 बजे का मामला रहेगा ही अपना, रविवार को पूरा बंद रहेगा। और जिला लगभग कोरोना से मुक्त हमारा हो चुका है, कोई भी केस नया नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। और ज़िले में केवल 2 एक्टिव केस हैं, केवल 2 ही हैं। एक सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय हॉस्पिटल में है और एक जो है वो होम आइसोलेट है। जिला कलेक्टर राजेंद्र कृष्ण ने बताया कि जून माह के 24 दिनों में 36 केस आए थे, जिनमें से 34 रिकवर होकर के और अपने घर जा चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि टीकाकरण ही एक अंतिम उपाय है और साफ वैक्सीनेशन का काम तो है ना जिले में शानदार चल रहा है। प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जागरूक भी कर रहा है और लोग भी बहुत अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं प्रशासन का, और ये ज़रूरी भी है। लोग अब जी जान से साथ दे रहे हैं, युवा सामने आ रहे हैं और टीकाकरण बहुत तेज़ी से चल रहा है और यही जंग है जिसको हम जीत सकते हैं, और तरीका नहीं है। कल एसडीएम साहब से जब मेरी बात हुई, आपको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं ना, उनका एक मुद्दा आया था कि साहब सरकारी गेहूं की जो खरीद है ना वो 30 जून तक थी लेकिन बंद चल रही है। बिल्कुल सही बात है। मैंने इसको लेकर के जो एफसीआई के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिल पाए। तो फिर मैं सीधा एसडीएम साहब से मिला, अनिल जी से, और एसडीएम साहब ने ये कहा कि सर इसमें 2 शर्तें थी, या तो 30 जून या टारगेट पूरा, यानी जितना उनको खरीदना है वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो भी इसको बंद कर दिया जाएगा। तो एसडीएम साहब ने बताया कि गेहूं खरीद का जो लास्ट टारगेट था वो पूरा हो चुका है, यानी जितना गेहूं सरकार को खरीदना था उतना खरीदा जा चुका है। तो समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने का जो केंद्र है वो बंद है और वो बंद हो चुका है। ये मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो कल एसडीएम साहब ने एक चीज़ और कही कि वैक्सीनेशन को लेकर के स्थानीय जो प्रशासन है ना वो भी तेज़ी से काम कर रहा है सर, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आप देखो, मैंने भी एक लाइव दिखाया था, रोडवेज बसों को रोक करके सवारियों से भी पूछा जा रहा है, वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। क्रिएटिव स्कूल है, अग्रवाल धर्मशाला है, इनमें भी वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। और मीडिया में भी ये खबर आई थी सर, देखिए आपको पता होगा, आपने भी पढ़ी होगी, 45% वैक्सीनेशन होने की वजह से इटली ने अपने आप को मास्क फ्री कर दिया है। अब वहाँ कोई भी मास्क नहीं लगाएगा। इटली में 45% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है और उसको लेकर सरकार बहुत तेज़ी से उपाय कर रही है और प्रयास भी कर रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पहली और दूसरी डोज के अंतराल को लेकर के भी जिला कलेक्टर राजेंद्र कृष्ण ने एक बात स्पष्ट की है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद लगेगी और कोविशील्ड की 84 दिन के बाद लगती है। ठीक है, ये है। गंगापुर की बात करें, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह नवनियुक्त हुए हैं सुधीर जी के बाद जाने के बाद में। आज उन्होंने दौरा किया गंगापुर सिटी का। कोतवाली थाने में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और प्रशासनिक अधिकारियों से, एसपी महोदय से, डिप्टी साहब से उन्होंने मुलाकात की, यहाँ की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी ली। वो हमने आपको लाइव भी दिखाया था और वीडियो रिकॉर्ड करके भी आपके हमारे पेज पर हैं, जिनको आप देख सकते हैं। एसपी महोदय का भी वही फोकस है जो लगभग सभी कहते हैं कि साहब अवैध हथियार और अवैध नशे के खिलाफ पुलिस तत्परता से काम करेगी, और हम भी यही चाहते हैं। गंगापुर सिटी शहर की बात करें, गंगापुर सिटी शहर का मास्टर प्लान आज जारी कर दिया गया है, 2035 तक के लिए है। कुछ राजस्व गांवों को भी इसमें शामिल किया गया है जो अब इसकी जद में आएंगे। साहब बहुत अच्छी बात है साहब, करो साथ में हम तो आपके। रोड लाइटों का एक सूरत हाल मैंने आपको परसों के दिन लाइव दिखाया ही था यहाँ से जाने के बाद में, कि साहब छोटी छोटी खामियां हैं जो लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, जबकि उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है बड़ी आसानी से, मगर करे कौन? समस्या तो ये हो रही है। शहर गड्ढों का शिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेयजल की व्यवस्था की अगर बात करें, धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है, बिल्कुल सुधार हो रहा है। जैसे जैसे लाइनें कनेक्ट हो रही हैं सुधार हो रहा है, मगर सीवरेज और पेचवर्क ये 2 काम अभी भी ढंग से नहीं हो रहे हैं। बरसात शुरू हो चुकी है साहब, लाइट वालों का कहना ही क्या, कब कटौती हो जाए कोई नहीं जानता।
शिकायतें बहुत आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बजरिया से हमारे पास में 2-3 दिन से लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि साहब सबके लिए लॉकडाउन है, लेकिन बजरिया का मार्केट एक ऐसा मार्केट है साहब जिसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। वहाँ लगभग सारी दुकानें 9-10 बजे तक खुली रहती हैं, पुलिस की गाड़ी गश्त करती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के हौसले बुलंद हैं और दुकानें खुली रहती हैं। कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि साहब हमारा गुनाह क्या था, हम तो जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक पालन कर रहे हैं और 4 बजे या 8 बजे दुकानें बंद कर देते हैं। लेकिन ये लोग तो लगातार दुकानें खोल रहे हैं, इनके लिए ये नियम क्यों नहीं है? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या हम बेरोज़गार नहीं हैं? फिर हमारे लिए नियम क्यों हैं अलग? आज मैंने जाकर के ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट देखी, मौके पर पुलिस को बुलाया और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। बिल्कुल, मैं अभी जब लाइव शुरू कर रहा हूँ उससे पहले मैं वहीं से आया था, बजरिया से। दुकानदारों को समझाया भी आज हमने कि सर प्लीज़। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि राज्य सरकार को 4 दिन हो गए ये कहते कहते कि नई गाइडलाइन आएगी, नई गाइडलाइन आएगी, नई गाइडलाइन आएगी, लेकिन उसका फैसला नहीं हो पा रहा साहब। केस तो कम हो गए, कोरोना लगभग ख़त्म सा हो गया, लेकिन आपको गाइडलाइन जारी करने में 4 दिन लग गए। खोलो ना, सब कुछ सामान्य करो, वैक्सीनेशन भी चल रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। अब लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, कम से कम ये रिस्क तो अब कोई सरकार नहीं लेगी। ये आज की खबरें थी, इसके अलावा और कोई खबर नहीं थी। और उम्मीद ये कर रहा हूँ आज का मेरा जो लाइव है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़े से टेक्निकल इशू रहे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन शो करना था मुझे, तो आप लोगों को मैंने खबरों से महरूम नहीं रखा है। खबरें हमने आपको ज़रूर दिखाई हैं। कल फिर अपने वापस रंग में और पूरी टेक्निकल इश्यूज़ के साथ में ज़रूर आएंगे, और उम्मीद ये करते हैं कि खबरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।